छाया चुनाव प्रचार का माहौल और साथ ही में महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री का जादू। लोगों का मानना है कि श्री संजीव सोनी जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, वो देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री संजीव सोनी पे न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। क्या संजीव जी जनता की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बनेगा संजीव सोनी ही पीएम बनेगा, डेफिनेटली। मिस्टर बिलमोरे, आपने क्या कोई एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन की जो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो फिर मेरा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कीजिए ना। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चा। थैंक यू। लेकिन तुमको केडी पाठक से और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन संजीव सोनी एक बार जब पीएम बनेगा ना, तो आखिर दुनिया को बता देगा कि पीएम क्या चीज होती है। राइट केडी? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि होगा, क्योंकि संजीव जी ने जब हमारे प्रांत की बागडोर संभाली तो इतनी तरक्की की, प्रांत ने इतना विकास हुआ। मुझे लगता है किसी प्रकार से जब देश की बागडोर संभालेंगे तो देश का भी विकास होगा। यानी तुम भी संजीव सोनी को वोट देगा ना केडी? तो कोई संदेह नहीं मेरी। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी चीजों को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने। हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा। लेट मी रीड इट। मिस्टर संजीव सोनी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। मुझे तुम्हारी माशूका के बारे में भी पता है। पीएम की कुर्सी तो उसी को मिलनी चाहिए जो सच्चा हकदार है। वाओ, मुझे कितना सुकून मिल रहा है कि तुम्हारे लाखों फैंस में से कोई एक तो है जो तुम्हारा असली चेहरा जानता है और लेटर लिखकर ये बताने की हिम्मत रखता है। माइंड ब्लोइंग। भूमिका, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। जब तक फैसला नहीं हो जाता ना, तब तक होटल कॉन्टिनेंटल में रहूंगी। भूमिका देखो, मेरी बात सुनो। इस वक्त घर छोड़ के जाना ठीक नहीं है, मत जाओ। भूमिका मेरी बात तो सुनो। भूमिका, व्हाट इज ऑल दिस संजीव? तुम्हें पता है इस टाइप पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दीदी, आई कांट हेल्प इट। आप ही बताइए मैं क्या करूं। आई डोंट नो। संजीव, तुमने वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लेटर पढ़ लिया ना? हाँ, पढ़ा था, बट नथिंग सीरियस। वो कोई फैन मेल नहीं था, किसी ने हेट मेल लिखा हुआ था। व्हाट? हेट मेल? लाओ, मैं भी पढ़ लेती। ओके दीदी, मैंने पढ़ लिया, नथिंग सीरियस। पर इसका क्या करूं मैं? लगता है भूमिका को मेरी जिंदगी की भूमिका से मिटाने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री श्री संजीव सोनी पर लगा है अपनी पत्नी भूमिका सोनी की हत्या का आरोप। भूमिका जी की लाश 5 स्टार होटल द सफायर कॉन्टिनेंटल के स्वीट नंबर 1040 से बरामद हुई है। भूमिका जी होटल में क्या करने गई थी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का मानना है कि भूमिका जी की मृत्यु शराब, एंटी डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से हुई है। और सारे सबूत और गवाह इस ओर इशारा करते हैं कि संजीव जी ने इन तीनों चीजों का कॉकटेल ओवरडोज देकर उनकी हत्या की है। इस बात में कितना सत्य है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया संजीव जी ने? इतना ब्राइट फ्यूचर था और सब बर्बाद कर दिया। सर, दिस इज अनबिलीवेबल। संजीव जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात मुझे भी विचलित कर रही हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सफलता की चोटी को छूने वाला हो, वो स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? डोंट टेल मी केडी, अब तुम संजीव जी का केस लड़ोगे? क्यों नहीं बिली, वर्षों से उनका समर्थन करता है हूं। वो एक नेक, अच्छे चरित्र धारित व्यक्ति है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। उनका केस अवश्य लड़ूंगा। वो गुनहगार है, उसी ने मेरी बहन का खून किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक बेवफा पति है, सिर्फ अच्छे और नेक पति होने का नाटक करता है। वो है ना एमसीपी न्यूज चैनल की चीफ एडिटर शोर्मी कपूर, उसी के साथ अफेयर के चलते वो मेरी बहन को डिवोर्स देने वाला था। ये जो छोटे आप देख रहे हैं ना, संजीव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया, मेरे घर पर पथराव किया, मुझे धमकियां दी, लेकिन मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं।
मैं अपनी बहन के कातिल को सजा दिलवा कर रहूंगा। सबको जाने दीजिए सर, प्लीज एक बार इनसे सवाल करें। जी, आप पर आपकी पत्नी की हत्या का आरोप है, आप क्या कहते हैं? सर आपकी पत्नी ड्रग्स ली थी, इस बारे में आपको क्या कहना है? पंकज जी ने आरोप लगाया कि मशहूर जर्नलिस्ट शोर्मी कपूर के साथ आपके संबंध है। क्या आपको लगता है मिस्टर केडी पाठक आपको बचा पाएंगे? ये समय हमारे भाई के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस समय आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। केडी जी, यहाँ पे आके मुझसे मिलने के लिए थैंक यू। अरे नहीं संजीव जी, आपका तो पहले से प्रशंसक रहा हूं और भेंट करने के लिए उत्सुक था। सोचा नहीं था ऐसे परिस्थिति में भेंट होगी। केडी जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि जनता जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपने वाली है, आज उसका भविष्य अंधेरे में होगा। सब तहस नहस हो गया है। हाँ, ये बात तो है। आपके समर्थकों ने हर स्थान पर दंगे फसाद करना शुरू कर दिया। ये सब मैंने नहीं करवाया केडी जी। मैंने उनसे शांति बनाए रखने को कहा है, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे और पुलिस भी मेरी बात नहीं मान रही है। मैंने भूमिका का खून नहीं किया है। ये बताइए, या भूमिका जी वहां उस होटल में रहने चली गई थी, क्या कारण था इसके पीछे? क्षमा कीजिएगा संजीव जी, पूछना पड़ेगा। बहुचर्चित बात है कि शोर्मी कपूर के साथ आपके अनैतिक संबंध थे, क्या सत्य है? हाँ। आपकी पत्नी की मृत्यु के पूर्व आप उनसे भेंट करने गए थे वहां होटल? जी, पर खून मैंने नहीं किया। केडी पाठक ने संजीव सोनी को बचाने की चैलेंज तो ले ली है, क्या केडी पाठक अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? देखिए अभी संजीव सोनी को कोर्ट में पेश किया गया है। उनके पार्टी वर्कर उनके साथ है। देखते रहिए धमाका न्यूज तनु चंद्रा के साथ। प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। मिस्टर पंकज केसवानी ने मिस्टर संजीव सोनी पर ड्रग्स का ओवरडोज देकर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया है। मेरा भी यही मानना है माय लॉर्ड। उस दिन जो हुआ वो कुछ इस तरह हुआ होगा योर ऑनर। मिस्टर संजीव सोनी भूमिका जी से मिलने होटल सफायर कॉन्टिनेंटल पहुंचे और फिर ना भूमिका, तुम मुझे क्यों परेशान करी? मेरे पॉलिटिकल करियर और मेरे रेपुटेशन को बदनाम करने पीछे क्यों पड़ी हो तुम? You deserve it. कितनी भी रखी तुमने? ये क्या हालत बना रखा है तुमने भूमिका? मेरी हालत है ना, तुमने बनाई है। डिप्रेशन की गोलियां खा के जी रही हूं मैं। तो ये लो और खाओ दवाई। संजीव, मैं पानी से दवाई नहीं लेती, शराब के साथ लेती हूँ। गॉड, भूमिका तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देती हो? आई हेट यू यार। और उस शोर्मी से मोहब्बत करते हो? हाँ, सारे अब मेरा हो। ऑर्डर ऑर्डर। ये फोरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट योर ऑनर। इस रिपोर्ट में दो बातें साफ साफ लिखी हैं योर ऑनर। पहली ये कि मरहूम भूमिका जी के शरीर से ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां और शराब पाई, और वो भी काफी बड़ी मात्रा। आई रिपीट योर ऑनर, इतनी बड़ी मात्रा में कि उससे एक इंसान की मौत भी हो सकती है। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर ऑनर, वो ये कि भूमिका जी को जिस इंजेक्शन से इंजेक्ट किया गया और जिस ग्लास से उन्हें शराब पिलाई गई, उन दोनों ही चीजों पर मिस्टर संजीव सोनी की उंगलियों के निशान पाए गए। संजीव जी पर आरोप लगाना बंद करो, इस पर जरूर अपोजिशन का हाथ है। अरे संजीव जी ने हजारों लोगों की जान बचाई है, तो अपनी पत्नी की जान क्यों लेंगे? क्योंकि मिस्टर संजीव सोनी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं। वो जर्नलिस्ट शोर्मी कपूर के प्यार में अंधे हो चुके हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाय हाय। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। भाई और बहनों, मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, अदालत में शांति और संयम बनाए रखें। अदालत का जो भी फैसला हो
लेकिन आप अपनी गरिमा को भंग मत होने दीजिए। योर ऑनर, मैं इनकी ओर से क्षमा चाहता हूं। देखिए, ये मेरी आखिरी वार्निंग है आप सबको। अगर आप लोगों ने इसी तरह से हंगामा जारी रखा तो मुझे आप लोगों को अरेस्ट करवाना पड़ेगा। योर ऑनर, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मिस्टर संजीव सोनी का व्यवहार बहुत ही दोगला है। इनका पब्लिक के सामने बिहेवियर कुछ और है और प्राइवेट लाइफ में कुछ और ही है। और अब उंगलियों के निशान मिलने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है जोग साहब, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो आभारी रहूंगा। आपके आरोप अनुसार संजीव जी इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी जी को 3 विभिन्न द्रव्यों का सेवन कराकर उनकी हत्या की ताकि उनकी मृत्यु स्वाभाविक लगे, इन पर कोई संदेह न करे। तो जब कोई इतना चतुर है, इतना चालाक है, तो कृपया बताइए वहां पर घटनास्थल पर अपनी उंगलियों के छाप क्यों छोड़ गए? ऑर्डर ऑर्डर। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है मिस्टर पाठक ये सोचना। देखिए, इनके इरादे चाहे नेक नहीं थे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मिस्टर संजीव सोनी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। अब ड्रग्स, दारू और दवाइयों का ओवरडोज देकर इन्होंने भूमिका जी की हत्या तो कर दी और वहां से भागना भी चाहते हो, लेकिन फिर इनकी एक पब्लिक रैली भी थी। उसी टेंशन में और जल्दी में हो सकता है कि ये निशान मिटाना भूल गए। आपने ये नहीं सोचा कि इनके अतिरिक्त भी एक और व्यक्ति हैं जिनकी उंगलियों के छाप वहां प्राप्त हुए हैं घटनास्थल पर? मेरा इस केस से क्या लेना देना? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हत्या आपने की है। मैंने तो केवल आपको यहाँ बुलाया ये जानने के लिए कि अगर आपकी उंगलियों के छाप वहाँ घटनास्थल से प्राप्त हुए, इसका अर्थ है कि आप वहाँ गए थे। केवल इतना बता दीजिए कि क्यों गए थे वहाँ, क्या काम आन पड़ी है आपको? वो मैं भूमिका को समझाने गया था कि इलेक्शन का टाइम है और इस वक्त उसका संजीव के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, तो वो वापस अपने घर लौटा है। तो इस बात का प्रमाण तो आपके पास होगा नहीं है? प्रमाणित कर सकते हैं आप बात की, यही समझाने आप गए थे, ये मंशा थी आपकी। अब मैं ये कैसे प्रूव करूं? अब मेरा मतलब है कि एक ही इंसान है जो मेरी गवाही दे सकता था, भूमिका। लेकिन अफसोस वो तो हाँ, तब तो भूमिका जी इस वक्त सिधार गई, आपके साथ और कोई था नहीं साक्षी, आपका मित्र या कोई सहायक। तभी तो आप इतने विश्वास से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि साक्षी ही नहीं है कोई, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो कर देता हूं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं संजीव जी के पीए रणधीर श्रीवास्तव जी को कटघरे में बुलाना चाहूँ। संजीव सर, मैं जो यहाँ बात कहने जा रहा हूँ वो मैंने आज तक आपसे छुपा के रखी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल भूमिका भाभी के लिए सुशांत की नियत में खोट थी। ओए, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? कितने पैसे मिले तुझे मुझे फंसाने के लिए? देखिए सुशांत जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सिट डाउन। संजीव सर ने मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भेजा था और जैसे ही संजीव सर के कमरे में एंटर होने के लिए मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि मैंने सुना कि भूमिका भाभी गुस्से में सुशांत से कह रही थी कि ये बार बार संजीव को छोड़ देने का प्रपोजल बंद करो और ये एसएमएस जो भद्दे करते हो आप, इसे भी बंद करो, आइंदा ठीक नहीं होगा। इस बात का प्रमाण भी आप बता सकते हैं कि क्या होगा? आप उनका जी का मोबाइल चेक कर सकते हैं, शायद सुशांत के एसएमएस अभी उसमें हो। प्रथम संदेश योर ऑनर, तुमने उसे चुना जो तुम्हारा हो नहीं सका, अब उसे चुनो जो तुम्हारा होना चाहता है। द्वितीय संदेश, जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, किंतु मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, छोड़ दो संजीव। योर ऑनर, ऐसे एक नहीं अनेक प्रेम भरे संदेश हैं। सुशांत जी ने इतने अश्लील संदेश एक विवाहित महिला को भेजे, मैं उन्हें बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया? इजाजत है। हाँ, मैं भूमिका से प्यार करता था। ऑर्डर ऑर्डर।
संजीव और शोरमी का अफेयर चल रहा था। इस बात से मुझे भूमिका से सिंपैथी थी और ये कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने भूमिका को कई बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हाँ, उस दिन भी आप उन्हें मनाने अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रखने वहां गए, अपने साथ वो इंजेक्शन और वो मादक पदार्थ साथ लेकर गए, किंतु जब आपने देखा कि भूमिका जी पहले से ही मदिरा और एंटी डिप्रेशन दवाओं के कारण उनकी स्थिति अस्थिर है, तो आपने वो इंजेक्शन छिपाए रखा अपने पास। आपको लगा कि यूं ही भूमिका जी आपके बातों में आ जाएगी, किंतु जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपको वहां से प्रस्थान करने का आदेश दिया, तब आपने उस इंजेक्शन द्वारा अपनी बात मनाने का प्रयास किया। तत्पश्चात आप इंजेक्शन लेकर वहां से पलायन कर गए, किंतु जाते जाते अपनी उंगलियों के छाप उस दरवाजे पर छोड़ गए। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भूमिका ने मुझे कमरे के अंदर घुसा ही नहीं दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच कह रहे हैं योर ऑनर, और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए मैं होटल सफायर कॉन्टिनेंटल के फ्लोर मैनेजर साहब को अदालत के कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे और स्वीट नंबर 1040 के बाहर मैंने सुशांत जी को देखा। भूमिका, भूमिका दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। भूमिका। सर, ये स्वीट में हमारे स्पेशल और हाई प्रोफाइल गेस्ट रह रहे हैं। मुझे पता है, मुझे उनसे ही मिलना है अर्जेंटली। सर, लेकिन उनके स्वीट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। मैडम का भी ये इंस्ट्रक्शन है, प्लीज सर। इससे ये तो साबित हो जाता है कि सुशांत जी भूमिका जी के कमरे में एंटर ही नहीं कर पाए। अब जब दाखिल ही नहीं हो पाए तो फिर मर्डर कैसे करेंगे? तो फिर हमारे शक की सुई वापस मिस्टर संजीव सोनी पर आ जाती है। खून इन्होंने ही किया है। ये अदालत बचाव पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह जमा करने का आदेश देती है ताकि अदालत का कीमती वक्त जाया न हो। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। सामान्य परिस्थिति में अगर कार्यालय में बॉस डांट दे, तब कर्मचारी उदास होता है, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर तुम दोनों के मुख क्यों लटके हुए? सर, मैं इतनी मेहनत करके होटल के कमरे में से वो चीज ढूंढ के लाया था और आपने उसका जिक्र तक नहीं किया अदालत में। और ना, हर वाक्य बोलने का और कार्य करने का एक उचित समय होता है। अगर समय से पहले वाक्य बोल दो या कार्य कर दो, सब व्यर्थ हो जाता है। सर, मैं कुछ समझा। तू समझेगा भी नहीं। काम कर, आज रात को होटल के उस कक्ष में जाकर छिप जा और फिर देख, तब समझ जाएगा। किसका इंतजार करो? इंतजार हमेशा आने वाले का किया जाता है। योर ऑनर, मैं अदालत का क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अदालत से एक विशेष जानकारी छिपा कर रखी। कौन सी बात मिस्टर पाठक? मेरे सहायक वरुण को जिस कक्ष में भूमिका जी की हत्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, वहां से किसी महिला की बाली प्राप्त हुई। तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात अदालत से छुपाई क्यों, केडी? वो इस कारणवश योर ऑनर कि मैं नहीं चाहता था कि वो महिला जो भी है वो सतर्क हो जाए। मुझे विश्वास था कि अगर मैं ये बात छिपा कर रखूं तो वो महिला उस बाली को ढूंढने, खोजने उस कक्ष में अवश्य लौटेगी, और ऐसा ही हुआ। यह कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं? एनसीपी न्यूज चैनल की मुख्य संपादक शोरनी कपूरियर।
समय व्यर्थ न करते हुए शोरमी जी सीधा मुद्दे का प्रश्न पूछता हूँ, आप वहां भूमिका जी के कक्ष में क्यों गई नहीं? जब भूमिका घर छोड़कर चली गई थी तो संजीव ने मुझे फोन करके इन्फॉर्म किया था। वो एक इम्पल्सिव लेडी थी, कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले ले, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर उसे शांत कर देती। समझ में नहीं आया मुझे शोरमी जी कि आपने तो इतनी ख्याति प्राप्त की है, आपको देखकर ही लोग पहचान लेते हैं, आपने दिन दहाड़े उजाले में वहां जाने की जोखिम क्यों उठा दी? क्लीनिंग नहीं चाहिए अभी प्लीज। शोरमी तुम यहाँ क्यों आई हो? जले पे नमक छिड़क रहे और वो भी इस तरह से भेष बदल कर, इस हद तक गिर गई तुम। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि ये झगड़ा वगड़ा करके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो इस समय। इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, संजीव पीएम बन सकता है। तुम ये अल्कोहल, ये ड्रग्स और झगड़ा करके सिर्फ संजीव को कमजोर करिए और कुछ नहीं। तुम मुझे मत सिखाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपना चाल चलन ठीक करो। हाँ नहीं प्रशंसा करता हूँ आपकी कि आपने यहाँ तक की कथा जो है वो सत्य बताई, तो आगे की कथा जो है उसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या? कौन सी बात? मैंने आपको हर चीज सही सही बताई। हाँ, एक और बात, वहां से निकलने के बाद मैंने संजीव को फोन करके सब कुछ इन्फॉर्म किया था। That's it. क्या ऐसा ही हुआ था संजीव जी? यस ऑनर, ये बात सच है और उसी के बाद मैं भूमिका से मिलने गया था। तो जब आप वहां पहुंचे तो भूमिका जी की स्थिति, उनकी अवस्था कैसी थी? बहुत खराब थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हालत बना रखी है? भूमिका, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है और तुम। संजीव, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? कंट्रोल योरसेल्फ भूमिका। ये क्या कर रही हो तुम? भूमिका प्लीज ऐसी हालत मत करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सिचुएशन अभी ऐसे सिचुएशन ऐसी है कि मुझ पे दवाइयों का असर नहीं होता, मुझ पे ये ड्रग्स का असर। क्या कर रही हो तुम भूमिका? ये सब ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम दारू नहीं लोगी, तुम सीधे एंटी डिप्रेशन गोली लोगी। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भूमिका। ओके, पर अभी तुम सो जाना। ओके प्लीज। आनंदीर, हाँ मैं आ रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है योर ऑनर की भूमिका जी की उस स्थिति की उत्तरदायी शोरमी जी। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? मैंने क्या किया है? ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो हुआ ये कि आप जब वहां गई, आप दस्ताने पहनकर गई ताकि आपकी उंगलियों के छाप वहां कहीं रह ना जाए, और ऐसा ही हुआ। इसी कारण आपकी उंगलियों के छाप वहां से किसी को प्राप्त नहीं हुए। ऑल दिस इज नॉनसेंस। आपके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं, आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जता रहे हैं। योर ऑनर, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने भूमिका को कोई ड्रग ओवरडोज नहीं दिया है। देखिए, एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू।
योर ऑनर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जिस दिवस पर भूमिका जी की मृत्यु हुई, उस दिन की दोपहर को उन्होंने अपने डॉक्टर पलनेटकर को फोन किया था। एक्चुअली भूमिका को पिछले कुछ टाइम से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उसे पेन किलर तो दिया था, लेकिन मुझे ये किडनी स्टोन के सिम्टम्स लग रहे थे, इसीलिए मैंने उसे सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहा। बट अनफॉर्चुनेटली उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। जिस दिन उसकी डेथ हुई, उसी दिन दोपहर को उसने मुझे फोन किया और बताया कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे फौरन यूरिन टेस्ट करवाने को कहा और मेरे बॉय को यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए होटल में करीबन 4 बजे भेजा और उस सैंपल को मैंने लैब में टेस्ट कराने भेज दिया। ये सब बातें इस वक्त अदालत में करने की क्या वजह है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उनकी यूरिन सैंपल की पैथोलॉजी रिपोर्ट आई है, जिससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। सर्वप्रथम, उनके किडनी में स्टोन अर्थात पथरी था। द्वितीय और अधिक महत्वपूर्ण, उनकी यूरिन में एक विशेष रूप के विष के अंश पाए गए हैं। योर ऑनर, ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर पाठक? अगर यूरिन में पॉइजन था तो फोरेंसिक्स को बॉडी में या ब्लड में भी मिलना चाहिए था। मिलॉर्ड, ये बहुत रेयर किस्म का पॉइजन है, इसे ओनाजिन पॉइजन कहते हैं। इसे डिटेक्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट को 4 दिन लग गए। वो भी तब पता चला जब लैब ने यूएसए से स्पेशल डिटेक्शन किट मंगवाया। इसकी एक खासियत है कि ये ब्लड में या बॉडी में डिटेक्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई एंटीडोट है। ये यूरिन टेस्ट करवाने से ही पता चलता है, लेकिन वो भी 72 आवर्स के बाद। मिलॉर्ड, तब तक ये पॉइजन अपना काम कर चुका होता है और पेशेंट मर गया होता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। क्या रे को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस विष का प्रभाव क्या होता है? आप भी बताइए डॉक्टर साहब, व्यक्ति पर इस विष के सेवन का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि विक्टिम को उल्टी होना, बुखार चढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, हेडेक, वीकनेस होना, ये सब उसके मेजर सिम्टम्स हैं। योर ऑनर, भूमिका जी की अवस्था का जो वर्णन हमें शूर्मी जी और संजीव जी ने दिया, स्पष्ट है कि ये सारे प्रभाव भूमिका जी पर दिखाई दे रहे थे। उस समय जांचकर्ताओं को लगा कि भूमिका जी पर यह प्रभाव मदिरा और अन्य ड्रग्स के अति मिश्रण के कारण हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं था योर ऑनर। उन पर ओनैक्सिन विष का प्रभाव हो रहा था, अर्थात उन्हें ओनैक्सिन विष देकर मारा गया। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये पॉइजन भूमिका जी को किस माध्यम से दिया गया था? जज साहब, इस बात का तो अभी तक पता नहीं चला। आपका तो पता नहीं डॉक्टर पलनेटकर, लेकिन मुझे जरूर पता है। योर ऑनर, सीधी सी बात, मिस्टर संजीव सोनी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। देश विदेश के कई साइंटिस्ट, कई मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ इनके कांटेक्ट रहते हैं, मिलना जुलना होता है। वहीं से कहीं से आइडिया मिला होगा और आइडिया मिलने के बाद अपनी पत्नी पर ही आजमा लिया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस तरह से हवाई किले बनाना बंद कीजिए और कोई पुख्ता सबूत हो तो पेश कीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, फिलहाल तो नहीं, लेकिन फिर भी जो सबूत हैं वो मिस्टर संजीव सोनी की तरफ ही इशारा करते हैं। अब कम से कम इनको बेल तो नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मैं अदालत से ऐसा कोई निवेदन करने भी नहीं वाला, केवल इतना निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि मैं इस बात की आगे छानबीन कर पाऊं, जांच पड़ताल कर सकूं और सत्य को अदालत में उजागर कर सकूं। ठीक है मिस्टर पाठक, ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। केडी साहब, मैंने होटल रूम के अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह ढूंढ लिया, कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, तो ये भूमिका जी वहां होटल गई, उससे पहले कहाँ थी? शायद घर पर होंगे। क्या ढूंढ रहे हैं वरुण जी? अब कुछ भी नहीं। रणधीर जी, जैसे आपने सुशांत जी और भूमिका जी वाली बात अब तक छुपा कर रखी थी, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज या फिर कोई बात है जो आप... देखिए, आप संजीव जी के वेल विशर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। कोई भी छोटी सी बात या फिर बेकार सी चीज
शायद हमारे काम आ जाए। योर ऑनर, भूमिका जी के हत्या का शस्त्र प्राप्त हो चुका है। ये चिट्ठी इसी के द्वारा भूमिका जी की हत्या की गई। ऑर्डर ऑर्डर। What? This is ridiculous, मिस्टर पाठक। भला एक चिट्ठी किसी की हत्या कैसे कर सकती है? इस चिट्ठी की जब प्रयोगशाला में विशेष जांच करवाई गई, फोरेंसिक्स के अनुसार इस पर ओनाजिन विष के अंश प्राप्त हुए। संजीव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या संजीव जी आप इस पत्र को जानते हैं, पहचानते हैं? हाँ, जिस दिन भूमिका का देहांत हुआ उस दिन ये चिट्ठी मेरे पास आई थी। उस पे हाईली कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैं लेटर पढ़ूं उसके पहले भूमिका ने पढ़ लिया और मुझे ताना मारकर दे दिया। मैंने उसे अनदेखा करके जौकी तो अपने कुर्ते की जेब में रख ली थी। उसी कुर्ते की जेब में जो वस्त्र आप उस समय पहने थे जब पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, और फिर दूसरे दिन जब आपके पीए श्रीवास्तव साहब आपके लिए नए वस्त्र लेकर आए, वो वस्त्र अलग करके। हाँ, और ये चिट्ठी कुर्ते की जेब में रह गई। जी नहीं संजीव जी, ये पत्र उस कुर्ते की जेब में नहीं था। आपके पीए श्रीवास्तव जी ने संभाल कर रखा था इसे। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण के आग्रह पर श्रीवास्तव साहब ने ये पत्र उठाए। कुल मिला के सारांश ये है योर ऑनर कि ये पत्र संजीव जी को भेजा गया था। इस पे लगा जो विष है वो संजीव जी के लिए था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी भूमिका जी ने ये पत्र पढ़ा और उस विष की शिकार हो। मिस्टर पाठक जी, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये चिट्ठी मिस्टर संजीव सोनी के लिए थी? ये योर ऑनर, उस पर संजीव जी का नाम लिखा हुआ है, हाईली कॉन्फिडेंशियल। उस पत्र में लिखा हुआ है, श्री संजीव सोनी, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं। आप एक धोखेबाज व्यक्ति हैं। आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। आपकी माशूका के बारे में भी पता है, पीएम की कुर्सी पर वही बैठेगा जो इसका सच्चा हकदार होगा। स्पष्ट है कि हत्यारा संजीव साहब की हत्या करने का प्रयास कर रहा था। दुर्भाग्यवश इनकी पत्नी की हत्या हो गई। हमारे नेता को मारने की कोशिश करने वाले को जिंदा जला दो। ये आतंकवादी हमला है। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया आप शांत बैठिए। केडी जी, मुझे मारने की साजिश कौन कर सकता है? उचित प्रश्न योर ऑनर। इस प्रश्न ने मुझे भी बहुत विचलित किया था। मेरे पास केवल इतनी जानकारी थी कि ओनाजिन विष जो है योर ऑनर वो कैस्टर से बनता है। इतनी कम जानकारी के आधार पर हत्यारे तक कैसे पहुंचूं? जो भी हो, मैंने संदेह के दायरे में हर व्यक्ति मोबाइल फोन की सूची की जांच करवाई तो पता चला कि एक व्यक्ति विशेष 3 नवंबर को सवेरे 11:30 बजे मांझीपाड़ा गया था योर ऑनर। मांझीपाड़ा की विशेष बात यह है कि वहां अनेक गोदाम है योर ऑनर जहां पर कैस्टर रखा जाता है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस व्यक्ति विशेष की दूरभाष यंत्र की सूची ने यह भी बताया कि वो कान्हेरी केव्स गया था योर ऑनर। कुतूहलतावश मैंने अपने सहायक को इन सारे स्थान पर भेजा। कान्हेरी केव्स में योर ऑनर कैस्टर के अंश एक विशेष मिश्रण के साथ पाए गए। लेकिन सिर्फ मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर तुम किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाओगे मिस्टर केडी। मेरे कथन का ये तात्पर्य नहीं था यार। हमने आगे भी जांच करवाई। जिस कुरियर कंपनी से ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजा गया था वहां जांच पड़ताल करवाई। वहां से पता लगाया कि किसने ये चिट्ठी संजीव साहब को भेजी। और जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ यार। जिस व्यक्ति ने चिट्ठी भेजी थी उसका नाम, पता, सब कुछ जाली था, किंतु ये चिट्ठी इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। इसी कारण कुरियर कंपनी वाले को उस व्यक्ति का ढांचा, सकल सूरत याद थी यार। और जब उसका वर्णन सुना तो मैं दंग रह गया। मिस्टर पाठक जी,
ये अदालत जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आप दंग रह गए या कुछ और रह गए। प्लीज सीधा मुद्दे की बात पर आइए। मुद्दे पर आता हूं योर ऑनर, किंतु उससे पूर्व मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसने हमारी सहायता की, संजीव साहब के पीए श्री श्रीवास्तव जी। मुझे पक्का कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसका चाल चलन मुझे कुछ अजीब लगा। और जब से संजीव सर जेल में कैद हुए उस दिन से रोज देर रात कोई उनके कमरे में जाता था और पूरा कमरा तहस नहस करता था। और जब मैंने पूछा तो मुझे डांटा गया और चुप रहने को कहा गया। ये बात मुझे अजीब सी लगी, इसीलिए मैंने उस दिन वरुण जी को बता दिया। ये भी बता दीजिए कि कौन था वो व्यक्ति। संजीव जी की बहन मालिनी जी। बकवास बंद करो रणधीर। What nonsense is this, हाँ? ये क्या साजिश रच रहे हो तुम? देखिए मालिनी जी, आपको जो भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, संजीव मेरा सगा छोटा भाई है और एक बहन अपने छोटे भाई को क्यों मारना चाहेगी? ये जो प्रश्न आपने पूछा है कुछ ही क्षणों बाद इसका उत्तर आप स्वयं देंगे, किंतु उससे पूर्व मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा। संजीव जी, ये जो आपके पत्र इत्यादि, ईमेल्स इत्यादि, इनका देख रेख कौन करता है, कौन संभालता है? ये सब तो मालिनी दीदी संभालती है, लेकिन उस दिन ये वाली चिट्ठी उन्होंने बिना खोले मुझे दी थी पढ़ने के लिए। संजीव, ये तुम्हारा लेटर आया है, इसे तुम खुद पढ़ लेना। ये सारा ईमेल्स, फैन मेल्स, लेटर्स आप ही तो पढ़ते हैं, आप ही पढ़ लेना, मेरे पास बहुत काम है। संजीव, वो बात और है, इस लेटर पर लिखा हुआ है हाईली कॉन्फिडेंशियल। आई थिंक ये तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है रणधीर, इसे स्टडी में रखना, बाद में पढ़ लो। ठीक है सर। तुम क्या यहाँ कर रही हो? और ये क्या है? मेरी चीजों को फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया तुमने। हाईली कॉन्फिडेंशियल, तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड का युगा। लेट मी रीड इट। योर ऑनर, इसी प्रकार से दुर्भाग्यवश संजीव जी की परमपत्नी ने ये चिट्ठी पढ़ी और देहांत उनका हुआ। बिना खोले आपको ये चिट्ठी पढ़ने को दी, जबकि ये चिट्ठियां पढ़कर फिर आपको खुली हुई चिट्ठियां देती हैं। क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए दी क्योंकि उस पर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि इलेक्शन का माहौल है, हो सकता है किसी स्पाई ने या किसी डिटेक्टिव ने कोई खास इंफॉर्मेशन भेजी हो, तो इसके लिए बेहतर तो यही था कि लेटर खुद संजीव पढ़ ले। अब इसमें भी मैंने कोई गुनाह किया क्या? इस समय ये सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु बहुत शीघ्र हो जाए। ये बताइए कि आप वहाँ मांझी पाड़ा क्यों गई थी? अब देखिए, कोई बहाना मत बनाइएगा, आपके दूरभाष यंत्र की सूची भी है हमारे पास। और वो जो थोक विक्रेता जिससे आपने 10 किलो कैस्टर अर्थात रंग खरीदा, उसने आपका चित्र हमने दिखाया तो उसने फट छट पहचान लिया आपको। क्यों गई थी आप वहाँ? क्या करना चाहती थी इतने सारे रंग से आप? वो मैं कैस्टर ऑयल बनाने की कोशिश कर रही थी। कैस्टर ऑयल बनाने का प्रयास कर रही थी या उनैसिन विष बना रही थी? What? उन्हाजन विष? मैंने इससे पहले ये नाम तक नहीं सुना। तो आपने अगर उनैसिन विष का नाम प्रथम बार सुना है तो आपके कंप्यूटर ने आपसे पहले कैसे ये आपको तो पता ही नहीं कि आपका कंप्यूटर हमारे पास है। नहीं पता। ये देखिए, मैं यूं गया और आपके कंप्यूटर को लेके आपके पास आया। ये आपके लैपटॉप पर, ये देखिए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? आप ही बताइए। ये सब क्या है केडी? योर ऑनर, मुझे पहले से ही इन पर संदेह था, किंतु सोच रहा था मैं कि बिना किसी साक्ष्य के इन्हें कैसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे मन में ये विचार उठा योर ऑनर कि मालिनी जैसे साधारण व्यक्ति के पास उनैसिन विष बनाने का ये कैसे इन्होंने किया होगा। दो पर्याय हो सकते थे योर ऑनर, या तो किसी ज्ञानी की सहायता इन्होंने ली हो,
या फिर जैसे कि प्रचलित है आजकल इंटरनेट पर इस पर खोज किया। योर ऑनर, इनके इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमने श्रीवास्तव जी से निवेदन किया। उन्होंने इनका लैपटॉप हमें ला कर दिया और इनके लैपटॉप के हिस्ट्री पर हमें ये प्राप्त हुआ। योर ऑनर, हाउ टू किल समबडी एंड नॉट गेट कॉट, कैसे किसी की हत्या करें और पकड़े ना जाए। क्यों क्या आवश्यकता पड़ी आपको ये ढूंढने, बताइए। उन एज इन विश से किसी की हत्या करने। संजीव को मारने के लिए तरकीब ढूंढ रही। ऑर्डर ऑर्डर। संजीव जी की हत्या करने का तरकीब ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, आगे बोलिए। मुझसे छोटा था, शायद इसीलिए सबका लाडला भी था। हर वो चीज जो पहले मुझे मिलनी चाहिए थी, संजीव को मिलती रही। किताबें, खिलौने, गाड़ियां, मोबाइल, सब कुछ, यहां तक कि सीएम की सीट भी। मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ज्यादा डेडिकेटेड हूं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, फिर भी क्यों सब कुछ संजीव को दे दी? और अब अगर पीएम भी यही बन जाता तो मैं क्या जिंदगी भर इसकी जी हजूरी करती? नहीं, ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए पीएम बनने का एक ही रास्ता था मेरे पास, संजीव को मारना, और कुर्सी सीधा मेरे पास। और बाद में उस मोनाजिम पॉइजन वाले लेटर को ढूंढकर बर्बाद करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो लेटर गया कहाँ। दीदी, मुझसे इतनी नफरत थी और मुझे पता भी नहीं चला। दीदी, एक बार कह देती, मैं पीएम की पोस्ट आपको हंसते खेलते दे देता। द डिफेंस, बेस्ट योर ऑनर। ये अदालत भूमिका सोनी की हत्या के इल्जाम में माननीय पुरोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और श्री संजीव सोनी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। आज की ताजा खबर जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगे इस खत्म के इल्जाम से सारा देश हिल गया है और खास करके संत और महात्माओं में इस बात के लिए काफी आक्रोश है। इस बात में कितना सत्य है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देवगढ़ झारखंड से आ रही है, जहाँ पे माधव झा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके मित्र आशीष मिश्रा को भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर त्रिशूल से मार डाला है। भगवान पर लगे इस कत्ल के इल्जाम से सारा देश हिल गया है और खास करके संत और महात्माओं में इस बात को लेके काफी आक्रोश है। ये सब शिव को बदनाम करने की, उनके लाखों करोड़ों भक्तों को विश्वास और भक्ति के रास्ते से भटकाने की साजिश हो रही है, जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। परंतु आगे लोगों ने माधव झा की जिस तरह से पिटाई की है, जिसकी वजह से अस्पताल में आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब आप उस लड़के से पूछिए जिसने अपने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। हमें तो आश्चर्य है कि वो पापी अभी तक जीवित कैसे है। बोला है विश्व इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी प्रगति कर रहा है, हमारे भारत में देखो क्या सच क्या है झूठ क्या है, पर इस खबर ने सारे देश में हलचल पैदा कर दी है। हमारे सूत्रों से अभी पता चला है कि भगवान शिव के कुछ भक्त और समर्थक सदर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर माधव झा का इलाज हो रहा है। ओह माय गॉड, ये भीड़ तो वो लड़के को मार देगा केडी। सर, मुंबई में रहकर हम और कर भी क्या सकते हैं? और मुझे लगता है हमें झारखंड जाना चाहिए। श्रद्धा की आड़ में ये काम कौन कर रहा है, इस बात का हमें पता लगाना होगा। संभव है कि हम कुछ कर सके इस बारे में। अयाची मिश्रा ने कई सालों तक शिवजी की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मिश्रा जी, मिश्रा जी, कल रात मेरे स्वप्न में स्वयं भगवान आए और आपके बारे में उन्होंने कुछ संदेश दिया है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नहीं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होने वाली।
स्वयं भगवान ने भी वही बताया जो मैंने आपके हाथों की रेखाओं को देखकर बताया था। आपके हाथ में पुत्र का सुख नहीं है। आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये हथेली, ये भाग्य, इसका निर्माता कौन है? शिव। और हम महीनों भर से उनके दरबार में इसलिए नहीं बैठे हैं कि खाली हाथ लौट जाएंगे। शिव जी स्वयं हमारे सामने उपस्थित होकर हमें पुत्र वरदान नहीं दे देते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। प्रभु, हमारा संदेश मिलने के उपरांत भी तुम अपने जिद पर क्यों अड़े हो अयाची? प्रभु, अयाची किसी की यातना नहीं करता है। हमने जीवन में प्रथम बार आपके सामने हाथ फैलाया है। यदि मेरी याचना पूर्ण नहीं हुई तो मेरी नहीं, आपकी हार होगी प्रभु, आपकी हार होगी। परंतु हमारी भी विवशता है अयाची। नियति को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं अयाची। असंभव को संभव करना आपके हाथ में है महादेव। या तो आप हमें वरदान दीजिए या हमारे प्राण ले लीजिए और इस निरर्थक जीवन से हमें और हमारी पत्नी को मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। ऐसा अनर्थ हम कदापि नहीं कर सकते, किंतु तुमने हमें लाचार कर दिया है। लगता है हमें स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। आप हमारे बालक, इससे अधिक हर्ष का विषय हमारे लिए और क्या हो सकता है प्रभु? जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा। ये हमारा श्राप है। हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है प्रभु, हमें स्वीकार है। और फिर बाबा का वरदान सच निकला। अयाची मिश्रा की पत्नी ने एक अत्यंत प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा शंकर। भाई वो शिव का ही तो अवतार था। देखिए, हमें इन अवतार वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। 400-500 साल पहले क्या हुआ कौन जानता है? मतलब आशीष, तुम्हारा ये कहना है कि तुम इन सब में नहीं मानते? अरे नहीं, कैसे मानेगा? बाबा ने इनके पूर्वज को पुत्र का वरदान दिया और साथ श्राप भी तो दिया, तभी तो इसके खानदान से कोई बाबा धाम नहीं जाता है। ये सब अंधविश्वास है। आशीष, तुम डॉक्टर की परीक्षा पास कर लिए हो तो शुभ अंडरस्टैंड बोलोगे? सही तो कह रहे काका। भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेंगे? तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। अगर हम जाना चाहे ना, कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना मैं, बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे। हमको क्या डरपोक समझाए? नहीं आशीष, अरे 400 वर्ष पूर्व हमारे खानदान से जो है बाबा का दर्शन करने गया है, जानते हो क्या हुआ है? अरे बेटा, दूसरों की छोड़ तो अपने पिता को ही देख ले, क्या हुआ उनके साथ? अम्मा, आप यहाँ। बाबूजी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। नहीं बेटा, वो महादेव जी का श्राप था, जिसका प्रकोप अभी तक हमारे खानदान के ऊपर खत्म नहीं हुआ है। हमारी कसम अम्मा, हमें जाने दीजिए। अरे तुम कहाँ जाओगे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैद्यनाथ? चाचा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? कॉलेज खुलने में भी एक हफ्ता बाकी है, तब तक मैं देवघर से पूजा करके लौट आऊंगा। बोलो भोले शंकर की जय।
शालिनी, आशीष की मौत का तो सबको दुख है। You lost a talented doctor and a good friend. अरे कहाँ धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं? ओहो, आपका शक्ल तो जो वकील हैं केडी पाठक, उनसे बहुत मैच खा रहा है। कहीं आप? जी, मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर चौबे। माधव से मिलने आया हूँ। वो खूनी, वो पापी माधव? क्या बात है पाठक जी, आपका कोनो रिश्तेदार है क्या? देखिए इंस्पेक्टर चौबे, आप मेरा और अपना समय नष्ट न कीजिए। मुझे देखिए पाठक जी, वही तो हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि धारा 144 लागू है, हैं? कौनों को भी अस्पताल के भीतर जाने का परमिशन नहीं ना है, और ये ऑर्डर जो है ऊपर से आया है। जरा डीजीपी सिन्हा साहब को फोन लगाना। मोबाइल मत टिपिए, रुकिए। आपको थोड़ी ना कह रहे हैं पाठक जी। अरे ये आपके लिए रुकावट नहीं है, आप तो रखिए। तुम क्या दिखता है रे मुंह? अरे पाठक जी जो है ना, इनका पहुंच बहुत ऊपर तक है लगता है। माधव, मेरा नाम केडी पाठक है, मैं वकील हूँ। केडी पाठक? आप क्या तुम इस स्थिति में हो कि मुझे बता सको कि साथ क्या हुआ था? सर, हमारा ग्रुप शिव मंदिर की यात्रा की तीसरी रात एक धर्मशाला में रुका हुआ था। बद्री काका, आप लोग आराम कीजिए, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा। अम्मा से बात करके आते हैं और रिचार्ज भी करना है। ठीक है भैया, तनिक जल्दी आना। 2 घंटे बाद भी आशीष वापस नहीं आया था सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। सारे लोग चिंतित हो गए थे, इसलिए हम उसे ढूंढने चले गए थे। आशीष! केडी सर, हमने बस यही देखा था और यही बात हमने सारी दुनिया को बताई, और सभी ने हम ही को दोषी ठहराया। मतलब ऐसा संभव नहीं है। वो भगवान नहीं, कोई मनुष्य ही होगा। और यदि तुम जो कह रहे हो तो सत्य है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वामी सोमानंद जी की जय। 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 जय बाबा बोले। बम बोले। चंद्रमोहन, शिव का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं ना होगा मान जी। आप देखिए, इस अदालत में आज केडी पाठक को ऐसी पटकनी देंगे कि शाम तक ही मुंबई रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी अधर्मी का साथ तो शिव जी भी नहीं देते। एक्सक्यूज मी, जरा दीजिए। अरे आइए केडी पाठक जी, मैं प्रोसिक्यूटर चंद्रमोहन। पाठक जी, एक मुफ्त सलाह है हमारी आपको। इज्जत से केस हार के चुपचाप खिसक लीजिए यहाँ, न तो देवघर का कोना भी नहीं मिलेगा मुंह छिपाने के लिए। बम बोले। 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 अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस पहले से ही इतना चर्चित है कि आपने भी सुना ही होगा। बिहार के मधुबनी जिले के निवासी आशीष मिश्रा का देवघर के रास्ते में पिछले हफ्ते खून हो गया, और आरोपी माधव झा ने पुलिस को ऐसा बेतुका बयान दिया है कि जिसकी वजह से करोड़ों भारतवासियों के मन को ठेस पहुंची है। साहब, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। भगवान शिव, जिनके हम खुद भी भक्त हैं,
उन्होंने ही आशीष का त्रिशूल से वध किया। पाखंडी, मूर्ख! अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांति बनाए रखिए महंत जी। योर ऑनर, अदालत में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है केडी साहब, सबको अधिकार है, पर आपका जो मुवक्किल है वो खुद को बचाने के लिए शिव जी को, स्वयं महादेव जी को बदनाम कर रहा है। और जिसका सबूत है यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ लिखा है कि आशीष का खून एक तेज चाकू से हुआ है और त्रिशूल से नहीं, जैसा कि माधव ने कहा था। इसका झूठ तो यही पकड़ा जाता है। पर जज साहब, हमने तो शिव जी को त्रिशूल से ही वार करते हुए देखा था। खामोश! अपनी गंदी जुबान से शिव का नाम ना ले पापी। महंत जी, आपसे अदालत विनती करती है, कृपया संयम और शांति बरतें। योर ऑनर, यहाँ दो बातें। मेरे मुवक्किल का कहना है कि इन्होंने शिवजी को स्वयं देखा, आशीष की हत्या करते हुए देखा त्रिशूल से, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहती है कि आशीष की हत्या की गई चाकू से, किंतु घटनास्थल से न कोई त्रिशूल प्राप्त हुआ है न कोई चाकू। केडी साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पुलिस ने आपके मुवक्किल की कावर से ही चाकू को बरामद किया है। वो तो ठीक है, लेकिन इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है कि इसी चाकू से आशीष की हत्या की गई? इसमें तो कोई लहू का निशान भी नहीं पाया गया। वो तो माधव ने धो दिया होगा ना जज साहब। वरना सोचने वाली बात यह है कि एक कांवरिया भला चाकू और खंजर जैसी धारदार चीजें लेकर साथ में चलेगा ही क्यों? क्या आप लोग क्या चाकू चाकू कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना कि भगवान शिव ने त्रिशूल से ही मारा था आशीष को। चाकू तो दूर दूर तक कहीं नहीं था वहां। देखिए कितनी निर्भयता से आदमी शिव जी को अपमानित कर रहा है। इसे तो उसी दिन नरक पहुंचा देना चाहिए था, ताकि आज भरी अदालत में शिव का अपमान सुनने को ना मिलता। देखिए महंत जी, शिव जी की जितनी इज्जत आप करते होंगे, उससे कई ज्यादा आदर हमारे मन में है उनके लिए। हर सोमवारी को व्रत रखते हैं उनका, और इसीलिए अभी बलि का बकरा भी उन्हीं को बना रहे हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, हम शिव जी के बाद हमारे सबसे प्रिय अपने माता पिता की कसम खाकर कहते हैं, हमने भगवान को ही देखा था। माधव, तुम्हें कोई झुठला नहीं रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि तुम्हें परखने में, पहचानने में भूल हो गई होगी। नहीं सर, हम अपने माँ बाप की कसम खा चुके हैं। आप प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। केडी साहब, वहाँ आपके मुवक्किल के अलावा और कोई तीसरा था ही नहीं। अगर शिव जी के चोले में कोई था तो वो ये माधव ही था। नहीं सर, वो शिव जी ही थे। हाँ, और तुमको देखकर शिव जी घबराकर अंतर्ध्यान हो गए। अरे नादान, शिव जी को बदनाम करना छोड़ दे। हम जानते थे ये कलयुग के लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, और शायद भगवान शिव को भी ये बात बता दी, इसलिए जिस स्थान से वो गायब हुए वहां पर अपनी निशानी छोड़ गए। ये शिव जी का भस्म है, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि यह भस्म शिव जी का है? अरे तो सड़क की राख भी हो सकती है जो तुम उठा के ला सकते हो। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, ये कोई मामूली राख नहीं है, ये शिव जी का भस्म है, बाबा का आशीर्वाद। इसके स्पर्श मात्र ही लाखों लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। जेल में भी कई कैदियों की बीमारियां दूर हुई है इससे। अब चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चौबे जी से पूछ लीजिए। जी जज साहब, दरअसल ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं जज साहब। जो कैदी लोग जेल में चल फिर नहीं सकता था जज साहब, वो लोग एकदम से टनटना गया है। अब मानेंगे आप, ये बाबा का चमत्कारी भस्म है, और भगवान शिव ने ही। खामोश! ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब। ये भस्म हमारे मंदिर से चुरा कर ले गया होगा। एक मिनट, आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा भस्म आपके मंदिर में भी उपलब्ध है? ये जग जाहिर है, शिव का आशीर्वाद रूपी भस्म से हमने कई रोगियों का आरोग्य किया है। योर ऑनर, संभव है कि महंत जी की बात सत्य हो, इनके मंदिर में भी ऐसा भस्म उपलब्ध हो, किंतु ये भी सत्य है कि माधव तो कभी मंदिर तक पहुंचा ही नहीं। वो वहां से 48 किलोमीटर दूर था, देवघर के रास्ते में। अब आप ही बताइए प्रोसिक्यूटर साहब, जब ये
देवघर गया ही नहीं, मंदिर गया ही नहीं, तो वहां से फिर भस्म कैसे दे सकता था? देखिए पाठक साहब, ये भस्म का बात छोड़िए। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि आशीष का खून चाकू से हुआ है, तो माधव तुम अदालत को यह बताओ कि अपनी कांवर में चाकू छुपाकर तुम कैसी पूजा करने जा रहे थे? साहब, ये चाकू हमने फल वगैरह काटने के लिए रखा था। फल? योर ऑनर, इस चाकू का इतना तेज धार है कि सर धड़ से अलग हो सकता है, और इसी चाकू से माधव ने आशीष का खून किया है। चंद्रमोहन जी, जब इतना कुछ आपने बता दिया, ये भी बता दीजिए कि अंततः क्यों माधव आशीष की हत्या करेगा? दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, एक मित्र दूसरे मित्र को क्यों मारेगा? ईर्ष्या, जलन, हीन भावना, यही इस हत्या के पीछे का हेतु है, मोटिव योर ऑनर। माधव और आशीष दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। 2 साल पहले दोनों ने इंटर का एग्जाम दिया। माधव के बनस्पत आशीष को इंटर के एग्जाम में बहुत कम अंक मिले, लेकिन फिर भी उसने उसी साल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया, जबकि माधव 2 साल से प्रयासरत है और आज तक उसे सफलता नहीं मिली है। मैं अदालत को यही बताना चाह रहा हूं कि माधव ने आशीष को फोर्स किया देवघर की यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही आशीष की हत्या का प्लान सेट था। ये सब बकवास है जज साहब। अच्छा, बकवास है? जज साहब, मैं इस केस के पहले गवाह बद्री ठाकुर को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जो आशीष और माधव के साथ देवघर की यात्रा पर थे। जज साहब, माधव के मन में क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, उस दिन देवघर जाने के लिए माधव ने ही आशीष को ललकारा। हम सही तो कह रहे काका, भला भगवान किसी को मंदिर आने से क्यों रोकेगा? अरे तो आज तक तू क्यों नहीं गया? अगर हिम्मत है तो बाबा के मंदिर जाकर दिखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है माधव, अगर हम जाना चाहे ना तो कोई रोक नहीं सकता हमें। अरे तो चल ना। वैसे भी इस पूर्णिमा की रात को ना हम बद्री काका और गांव के कुछ लोग ना कांवर लेकर बैद्यनाथ धाम जाने, तू भी चल हमारे साथ। जरूर चलेंगे, हमको क्या डरपोक समझाए? वो इसलिए जज साहब कि आशीष के खानदान से कोई भी बैद्यनाथ धाम नहीं जाता। बहुत ही पुरानी लंबी कहानी है इसके पीछे। पूरी कहानी बताओ क्या? अरे कहानी वहानी छोड़िए पाठक साहब। बद्री जी, आप अदालत को यह बताइए कि बैद्यनाथ धाम के रास्ते पर आशीष और माधव के बीच में कोई तनाव, कोई टेंशन हुआ था? तू तो दोनों के बीच में हमेशा रहता था। बात बात पर एक बार तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले रेस में चलने की, तुम हमसे कभी आगे निकल नहीं पाओगे, लूजर के लूजर ही रहोगे। अबे बकवास बंद कर। क्या करेगा? मारेगा हमें? मारेगा? छोड़, मारे क्या कर रहे हो? साले आज काट के रहेंगे। अरे छोड़ेगा क्या कर रहे? पकड़ा गए होगा? बाबा के दर्शन करने एक दूसरे को मारने जा रहे हो? चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जज साहब, बड़ी मुश्किल से दोनों को दूर किया, और इसलिए आराम माधव के मन से वो घुटन, वो अपमान गया नहीं, और बदला लेने के लिए माधव ने आशीष का काम तमाम कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया जज साहब, शिव की कसम खा के कहते हैं। दुष्ट पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिव का नाम लेने की? अब एक बार भी और नाम लिया तब तेरी जबान काट देंगे। आप भले ही हमें काट दे, पर सच बात हम बता के ही रहेंगे। तुम सच की बात कर रहे हो माधव? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि आशीष की हत्या भगवान शिव ने की? कौन मानेगा इस बात को? कम से कम ये अदालत कभी नहीं मानेगी। लगता है आप लोग भगवान शिव ने अयाशी मिश्रा के खानदान को 400 साल पहले जो श्राप दिया था उस बारे में नहीं जानते। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। और तुमने आज तक किसी को श्रापित नहीं किया। ये बात आप आशीष के चाचा से पूछिए, वो बताएंगे आपको सारा सच। मोहन जी, आप शांत हो जाइए, मैं पता लगाने का प्रयास। आप विराजिएगा। योर ऑनर, मैं आशीष के चाचा जी गोपाल मिश्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाह। अरे ये चाचा भतीजे का कोई एंगल ही नहीं है योर ऑनर। बेवजह ये केडी साहब जो ये फैसला आप नहीं करेंगे। अनुमति देना या ना देना अदालत का कार्य है। पाठक जी, आप गोपाल मिश्रा से पूछताछ कर सकते हैं। गोपाल जी, जो माधव जिक्र कर रहा है जिस घटना की, आपके किसी पूर्वज, क्या नाम था उनका? अयाशी मिश्रा। अयाची मिश्रा, उनके साथ जो घटना घटी थी, क्या संबंध है उसका इस केस के साथ? कुछ बताएंगे आप? रोशनी डालिए। जज
साहब इस केस से क्या संबंध है वो तो हम नहीं जानते, पर क्या? वकील साहब, हम आपको पूरी बात बताते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले हमारे एक पूर्वज थे, अयाची मिश्रा। अयाची यानी जिससे कोई याचना, कोई इच्छा ना हो, लेकिन उनकी इकलौती इच्छा थी पुत्र की प्राप्ति। संतान की लालसा से वो देवघर गए और जिद करके बैठ गए, जब तक शंकर जी संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे वो वापस नहीं आएंगे। उत्तम, अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। जय शिव शंकर। परंतु एक शर्त है, आज के पश्चात न तुम न तुम्हारे वंश का, न कोई इस वर्तमान में न कभी भविष्य में हमारी चौखट पे आएगा। यदि वो हमारी चौखट पे आया तो उसके साथ अहित होगा, बहुत बुरा होगा। ये हमारा श्राप है। अब विश्वास हुआ आपको? आशीष को हमने नहीं मारा, भगवान शिव ने श्राप दिया था उसके खानदान को। और मोहन जी, ये बात हम नहीं कह रहे, आशीष के चाचा कह रहे हैं। ये अब आप बताइए कि अयाची मिश्रा जी जो थे 400 साल पूर्व, उनके पश्चात क्या आशीष ही एक ऐसा व्यक्ति था खानदान में से जो वहां गया था देवघर, या और भी व्यक्ति वहां गए? केवल आशीष गया? नहीं वकील साहब, समय समय पर कुछ लोग वहां जाते रहे, पर किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ। या तो आशीष की तरह रहस्यमय मौत मारे गए, या किसी को जानलेवा बीमारी हो गई। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई साहब कन्हैया मिश्रा जी, आशीष के पिताजी, आज से 15 वर्ष पूर्व आशीष की तरह जिद करके देवघर की ओर चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, चलती ट्रेन से गिर गए और उनके मस्तक में बहुत भारी चोट आई। जज साहब, पर वो अपना संतुलन खो बैठे और तब से अब तक पागलों की तरह घर की चार दीवार में पड़े रहते हैं सब। पर क्या आपके पास कोई सबूत है कि शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर इन 400 सालों में आपके खानदान की किसी भी व्यक्ति की हत्या की हो? नहीं वकील साहब, हम तो ये पहली बार सुन रहे। That is the point, Your Honor। चलिए हम इस बहस में नहीं जाते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कोई मामूली दुर्घटना को शिवजी के श्राप के साथ जोड़कर एक अंधश्रद्धा फैलाई गई हो, लेकिन यहाँ पर आरोप सीधे महादेव पर है, जबकि माधव के कांवर से वो चाकू बरामद हुआ है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कहती है कि आशीष का खून उससे हुआ था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। अनुमति है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये गुरु चेले के बीच में क्या बातचीत हो रही है? अभी बताते हैं आपको। योर ऑनर, बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ में है मेरे। ये कुछ स्थिर चित्र हैं आशीष के मृत शरीर जो पोस्टमार्टम के पूर्व लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि इनमें से एक आप देखें। योर ऑनर, जिस प्रकार, पर इसमें खास क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं आप? विशेष बात इसमें यह है योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आशीष के मृत शरीर पर 3 अलग अलग जगह घाव, बीच में गहरा घाव और उसके अगल बगल हल्का सा घाव। हम सब जानते हैं योर ऑनर के त्रिशूल में 3 नोक होते हैं, बीच का नोक बड़ा और अगल बगल के नोक छोटे। स्पष्ट है योर ऑनर की जो माधव कह रहा कि आशीष की हत्या त्रिशूल से की गई है, वही बात सत्य है। पाठक साहब, आप कहाँ अदालत को बरगला रहे हैं? यही देखना है ना कि निशान चाकू से होते कि नहीं। हम आपको करके बताते हैं। जज साहब, इजाजत है? अनुमति है। देखिए केडी बात साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, नरमोहन जी के अंतर है। आपने भी 3 घाव किए, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्थान पर है। इस चित्र में देखिए, तीनों घाव एक ही लकीर में, और एक ही लकीर में 3 नोक तो योर ऑनर त्रिशूल के ही होते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि आशीष की हत्या त्रिशूल से ही की गई। पाठक साहब, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं ना थी। आप सीधे महादेव जी को कातिल ठहराने पे तुले हुए हैं। तो महादेव को कातिल नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हत्या त्रिशूल से। ये वकील शिव की महिमा को नहीं जानता, सर्वनाश हो जाएगा इसका। योर ऑनर, महंत जी भले ही मुझे श्राप दे, मैं यहाँ किसी को असम्मानित करने नहीं आया, सत्य को बाहर लाने आया हूँ। पर आप साबित क्या करना चाहते हैं?
बार बार त्रिशूल की बात पे जोर क्यों दे रहे हैं? जब हत्या त्रिशूल से की गई है, ये चित्र भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं, तो मैं क्यों न उठाऊं बात को? योर ऑनर, स्पष्ट है कि जो ये चित्र कह रहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहा, दोनों बातों में अंतर है, जिसका ये तात्पर्य निकलता है कि जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है उसने फेरबदल की है, छेड़खानी की है रिपोर्ट के साथ। स्पष्ट है कि किसी के दबाव में आकर अगर हमें वो व्यक्ति मिल जाए जिसने दबाव डाला है, तो सत्य भी उजागर हो जाएगा। इंस्पेक्टर चौबे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने तैयार की है? जी जज साहब, अपने जो ये सीएमओ हैं सदर हॉस्पिटल के, वही डॉक्टर वत्स जी। अदालत डॉक्टर वत्स को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। क्यों, कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला सर, बहुत ही ढीले लोग। अभी अभी इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर आया, वो बोलता है कि डॉक्टर के बंगले के बाहर 2 दिन से ताला लगा हुआ। मैंने उसे बोला पता करो, तो बोलता है कि उसने वहां पर एक हवलदार बिठा दिया, वो आएगा तो खुद पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर केवल एक मोहरा है जिसका किसी ने उपयोग किया। ये पता लगाना है कि किसने उस पर दबाव डाला और जाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाया। सही बात बोल, तो गॉड ऐसा काम नहीं कर सकता, और अगर बाई चांस अगर गॉड ने किसी को मार दिया तो उन्हें रिपोर्ट किसी से चेंज करवाने की क्या जरूरत? उन्हें क्या पुलिस का डर है या फिर अदालत गॉड को सजा दे सकती है? नहीं ना सर, 100% ये किसी इंसान का काम है। और उस व्यक्ति का सुराग वहीं मिलेगा जहां आशीष की हत्या हुई थी, देवगढ़ के रास्ते पर। ड्राइवर जी, यही वो छोटी सड़क है जो धर्मशाला जाती है? हाँ सर, यही छोटी सड़क। कच्ची सड़क, ये पक्की सड़क, इसका मतलब यह है कि लोग यही शॉर्टकट लेते हैं देवघर मंदिर जाने के लिए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो धर्मशाला। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कत्ल हुआ है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तुमरा तो भाग जाग उठा गोपाल। कौन सा भाग? अरे इतना भोला मत बन। अपने भतीजे की मौत के बाद अपने पागल भाई के सारा जमीन जायदाद का अब तू ही तो मालिक है। पीछा है। शालिनी, आशीष के केस की कोर्ट हियरिंग के लिए गई थी तुम? हाँ। तो क्या फैसला किया कोर्ट ने? किसने मारा आशीष? बहुत कंफ्यूजन है आलो। स्टार्टिंग में तो लग रहा था उस माधव ने मारा है, पर ये प्रूव हो जाने के बाद कि आशीष का खून त्रिशूल से हुआ है, मैं तो सोचने पे मजबूर हो गई हूँ, कहीं भगवान शिव ने तो उसको नहीं मारा। हमको यहाँ कहाँ बुलाया चौबे? महंत जी, आप इतना तमतमाए हुए क्यों? आप आइए आइए मेरे साथ, आइए इधर। खून? इसका मतलब कत्ल यहाँ हुआ था। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, और इराज के बारे में अगर जरा सा भी भनक केडी वकील को लग गया ना, तो आप समझ लीजिए कि और नास्तिक वकील को इसकी भड़क तक नहीं लगनी चाहिए।
देखिए तो आप तो समझ पे नहीं करते हैं महंत जी, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे। शिव का शत्रु है वो। ये लो। अरे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हें भी परेशानी होती होगी आम जिंदगी में, रखो। जी आप धन्य हैं। केडी वकील क्या अब शिव जी को भी भनकने लगने देंगे? जय बोले। अब रुकिए आप। योर ऑनर, हमको इस बात का हैरानी है कि हम इतना बड़ा शिव भक्त जो पूरा सावन गंगा जल पीकर उपवास करते हैं, आज तक हमका तो महादेव जी कभी दर्शन भेंट नहीं दिए और इन नास्तिक लोगों को सटासट दिख रहे हैं। इसका मतलब हम भी नास्तिक हो जाएगा बाबा? सचमुच ये केस अजीब मोड़ पर आ गया। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं पाठक जी। अब क्या बोलो योर ऑनर, सबकी बातें सुन रहा था। बातें सुनकर मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग चिंतित हो गए हैं। सर्वाधिक महंत जी चिंतित हैं। उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि उनकी चिंता का कारण क्या है, अगर आप अनुमति दें। तो कहाँ चला गया वो? प्रथम बार जब आपसे भेंट हुई थी तो आपने गले में एक सोने का आभूषण पहना था, दिख नहीं रहा हो। नास्तिक, मेरे चैन से तुम्हें क्या लेना? नहीं, कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ पूछने का प्रयास भी नहीं कर रहा, केवल बताना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर कि डॉक्टर वक्त जिन्होंने आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो तो अब तक लापता हैं, उन्हें कोई खोज नहीं पाया, किंतु उनके दूरभाष यंत्र की सूची प्राप्त हुई है हमें योर ऑनर, जिसके अनुसार 8 नवंबर 2014 को शाम 4:43 पर उन्हें महंत जी ने फोन किया था। उसी रात आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी, तत्पश्चात वो लापता है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है? यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉक्टर ने हमारे कहने पर रिपोर्ट चेंज किया? तो जाओ डॉक्टर को ढूंढो। अब डॉक्टर साहब को खोजने की क्या आवश्यकता है जब असल हत्यारा मेरे सामने खड़ा है? ऑर्डर ऑर्डर। पका तो नहीं गए हो तुम वकील? कहाँ पक रहे हो जानते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मान जी स्वयं शिव जी के प्रतिनिधि है इस धरती पर, आप इन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं इन पर यह आरोप ऐसे लगा सकता हूँ योर ऑनर, ये जो त्रिशूल यहाँ आपके सामने रखी गई है इस पर इनकी उंगलियों के छाप, इसलिए इन पर यह आरोप लगा रहा हूँ। महंत जी, इस त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे है? बताइए कैसे आए आपकी उंगलियों के छाप इस त्रिशूल पर? केवल इतना ही नहीं है योर ऑनर,
इनके आश्रम के प्रांगण से एक त्रिशूल चोरी हो गया था, जिसकी FIR भी लिखवाई गई थी। इनके आश्रम के अध्यक्ष ने लिखवाई थी चौबे साहब के पास। चौबे साहब लिखवाई थी क्या? बताइए बताइए, क्या दबाव में है? इन्होंने दबाव डाला है आप पर, चुप रहने को कहा है, क्या बात क्या है? हाँ जी जज साहब, वो त्रिशूल के गुम होने का एक FIR तो हुआ है सर। तो FIR हुई है, आपके आश्रम का त्रिशूल लापता हुआ था, चोरी हो गया था, उसी त्रिशूल पर आपकी उंगलियों के छाप है। क्या कोई दूसरा वहां से त्रिशूल नहीं चुरा सकता? नहीं चुरा सकता है ना, क्यों नहीं चुरा सकता? मंदिर के प्रांगण से कोई और त्रिशूल चुरा सकता है, लेकिन वो जो विभूति है, जो भस्म है शिव जी का, वो तो केवल आप ही के पास होती थी, तालाबंद, उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। अर्थात आपने शिव जी का भेष लेकर के आशीष की हत्या की। है ना? सब आप ही ने वो रखा है। क्यों? शिव की मान्यता के लिए। जो बात शिव ने 4 सदी पहले अयाची मिश्रा को कही थी, हम उससे अवगत थे। महन जी, मिथिला से एक कावड़िया ने बताया है कि अयाची मिश्रा के खानदान से एक नौजवान शिव के श्राप को झुटलाने के लिए देवघर की यात्रा पर निकला है। और अगर वो बालक वहां से सकुशल वापस लौट जाता तो लोग शिव के अभिशाप को झूठा समझते, शिव पर हंसते। इसलिए मैंने शिव की उस मान्यता को कायम रखने के लिए शिव का रूप धारण किया और देवघर के रास्ते में उस दुस्साहसी बालक का इस त्रिशूल से हमने हत्या कर दी। शिव को मारना चाहता था, शिव को छुड़ाना ये सब शिव को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये लड़का चाल चल रहा है जज साहब, ने मित्र का कत्ल करके उसका आरोप शिव के ऊपर मर दिया। अगर तुमने शिव का अपमान किया तो हम तुम्हें इसी अदालत में जिंदा जला देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी विचारधारा में अचानक ये बदलाव, ये यू टर्न कैसे आया? एक हाथ पर तो आप कहते थे कि शिव जी कभी किसी को श्राप नहीं देते, फिर आप ही ने शिव जी का रूप धारण करके आशीष की हत्या की। तब ये त्रिशूल जो है, इससे आशीष का वध किया आपने। इस त्रिशूल से, ये जो आपके प्रांगण से चुराया गया था, जिस पर आपकी उंगलियों के छाप है, इससे आपने आशीष का वध किया। आप कह रहे हैं साहब, कथन दे रहे हैं आप अदालत में। हमने जो भी किया हमें उस पर गर्व है। जज साहब, आप हमें सजा दीजिए, हमें मौत की सजा दीजिए। धरती पे रख के बहुत सेवा कर ली हमने, अब कैलाश पे जाकर शिव की सेवा करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। ऑर्डर, अदालत में शांति बनाए रखें। अगर आपने त्रिशूल से आशीष का वध किया तो त्रिशूल पर आशीष के रक्त के अंश क्यों नहीं? अच्छा है क्या? वो इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आशीष का वध आपने नहीं किया है। जिसने वध किया है आप उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तक भी हम शीघ्र पहुंचेंगे योर ऑनर। इस केस का एक नया अध्याय। क्यों? और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना